नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कुल। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। इसी बीच आपको बताते हैं कि एक बड़ी खबर साफ तौर से कश्मीर से साफ तौर पर निकल कर आ रही है, जहां आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती की मां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समक्ष हुई पेश। और आपको बता दें कि ईडी के अधिकारी गुलशन नजीर से कर रहे हैं पूछताछ। महबूबा मुफ्ती भी गुलशन नजीर के साथ पहुंची है ईडी के कार्यालय और मां को मिले ईडी के नोटिस की महबूबा मुफ्ती ने की थी कड़ी निंदा। तो एक और बार फिर से महबूबा मुफ्ती की मां को दोबारा से ईडी के दफ्तर बुलाया गया है। आपको बता दें कि जहां मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और महबूबा मुफ्ती की मां एनफोर्समेंट डायरेक्टर के समक्ष हुई है फिर से एक और बार पेश। और आपको बता दें कि ईडी के अधिकारी गुलशन नजीर से कर रहे हैं पूछताछ और महबूबा मुफ्ती भी गुलशन नजीर के साथ ईडी के कार्यालय पहुंची है। और जहां पे ईडी ने एक और बार नोटिस भेजा है महबूबा मुफ्ती की मां को, तो उसकी कड़ी निंदा साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती जो है वो करती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि अब एक और बार से ईडी ने नकेल जो है वो कसी हुई है और मां से कई सारे सवाल दोबारा से पूछे जाएंगे। मां के साथ महबूबा मुफ्ती भी ईडी के कार्यालय पहुंची है और आपको बता दें कि जहां ईडी के अधिकारी गुलशन नजीर कर रहे हैं पूछताछ। अब ये देखना होगा कि जहां पे ईडी लगातार महबूबा मुफ्ती की माता को बार बार बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, तो वही आज एक और बार इन्हें कार्यालय बुलाया गया है। तो इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमजद जुड़ चुके हैं। तो अमजद से ही पूरी जानकारी लेते हैं। जी अमजद, एक और बार अब बात करते हैं ईडी की तरफ से। ईडी ने दोबारा से महबूबा मुफ्ती की मां को जो है वो बुलाया है, महबूबा मुफ्ती भी साथ में गई है। क्या लगता है जिस तरीके से लगातार ईडी अपना समन जो है वो भेजती हुई नजर आ रही है? देखिए, लगातार ये दूसरी बार ऐसा है कि महबूबा मुफ्ती की जो माता है उनको ईडी की तरफ से बुलावा आया है। ये बुलावा आज से कुछ समय पहले 6 अगस्त को उन्हें मिला था, जबकि उन्होंने इससे पहले का जो बुलावा है उसे ठुकरा दिया था एक तरह से। जो 5 जुलाई को मिला था, 15 जुलाई को उन्होंने यहाँ पे हाजिरी देनी थी, मगर वो यहाँ पर गैर हाजिर रहे थे। उसके बाद दूसरी बार ऐसा देखा गया कि 6 अगस्त की तारीख को उन्हें फिर से एक बार ईडी ने समन भेजा और बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनसे पूछताछ की जानी है। आज की यहाँ पर जो हाजिरी है उसमें महबूबा मुफ्ती और सुहेल बुखारी भी शामिल है, समेत है, यहाँ पर उनके साथ आए हुए हैं और उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। यानी महबूबा मुफ्ती से और सुहेल बुखारी से किसी तरह का कोई भी सवाल नहीं होगा। जितने भी सवाल होंगे वो सारे गुलशन नजीर जो कि महबूबा मुफ्ती की माता है उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। इससे पहले जब भी महबूबा मुफ्ती से मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सवाल हुए हैं तो उन्होंने हमेशा ये इल्जाम लगाया है कि अननेसेसरीली सरकार हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं है। उसके बाद ही देखा गया कि कुछ ही समय के बाद उनकी माता गुलशन नजीर को समन भेजा गया था ईडी की तरफ से कि वो यहाँ पर आए और ईडी की तरफ से सवाल हो उन सबके जवाब यहाँ पर दर्ज किए जाएंगे। आज सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जी की माता गुलशन नजीर पहुंची है, जो अभी ईडी की जो क्वेश्चनिंग रूम है वहां पर मौजूद है और सवालों के जवाब लगातार चल रहे हैं। और सवाल जवाब का जो सिलसिला है अभी हम कहें तो लगभग 1 घंटा ही पूरा हो चुका है, लेकिन लंबा चलने का इसमें थोड़े से इम्कान नजर आ रहे हैं कि शायद ये जो क्वेश्चनिंग है 2 से 3 घंटे के तक चले, जब तक कि वो बाहर आए और उसके बाद फिर वो किस तरह से सवालों के जवाब देती हैं। उनसे सवाल उनसे पूछे गए हैं, अगर उन पर चाहें तो बात कर सकती हैं, मीडिया से बात करेंगे या नहीं ये भी दिखने वाली बात है। अमजद, बिल्कुल इसमें काफी सारे सवाल उठते हैं कि जब भी महबूबा मुफ्ती से सवाल किया गया है कि ईडी जो है आपकी माता जी को समन भेज रही है, तो महबूबा मुफ्ती यही कहती हुई नजर आई है कि ये एक प्रकार से उन्हें फंसाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उनके खिलाफ जो है रणनीतियां बनाई जाती है। लेकिन जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि 1 घंटा हो चुका है पूछताछ को लेकर, तो अब क्या लगता है जहां एक तरफ ईडी के सवालों की बौछार होगी और दूसरी तरफ क्या फिर से हम कहीं ना कहीं ये आशंका जता सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती यही कहेंगी कि ये फिर से उन्हें फंसाने की कोशिश थी? देखिए, फंसाने का लफ्ज तो उन्होंने बार बार में इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन एक लफ्ज है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार एजेंसीज के द्वारा हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। इससे पहले जब भी महबूबा मुफ्ती यहाँ पर आई हैं ईडी में अपनी पूछताछ के लिए, उस समय भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यही कहा था कि सरकारी जोर एजेंसीज की तरफ से जो हमारे ऊपर किया जा रहा है वो नहीं चलेगा। उसके बाद फिर एक बार जब उनकी माता जी के नाम पहला समन आया 5 जुलाई को, उस समय भी उनका यही बयान था। उसके बाद हमने जब उनसे एक बार सवाल पूछा कि क्या उनकी माता जी इस बार के समन में यहाँ पर पहुंचेंगे या नहीं, तो उन्होंने सवाल का जवाब देने से थोड़ा सा किनारा कर दिया और कहा कि आने वाला समय बताएगा कि हम जाएंगे या नहीं। और आज वो यहाँ पर मौजूद है, इनफैक्ट खुद महबूबा मुफ्ती भी मौजूद है। तो इससे कहीं ना कहीं एक चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई जो हो सकती थी उन पर, अगर वो यहाँ पर नहीं आती, उससे बचाव का एक तरीका है। और महबूबा मुफ्ती आज ईडी ऑफिस पहुंच चुकी है।
तो बिल्कुल अब कहीं ना कहीं वो इंतजार रहेगा कि आखिरकार ईडी किस प्रकार के सवाल उनसे पूछती है, क्योंकि जहां प्रॉपर्टी की बात इससे पहले भी प्रॉपर्टी को लेके कई सारे जो सवाल है वो उनसे पूछे भी गए थे। और महबूब मुफ्ती ने यह भी कहा था कि पुरजोर जो एक सवालों के जवाब जो है वो पूर्ण रूप से दिए गए थे। लेकिन अब देखना यह होगा कि जहां ये मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है, दोबारा से इसी पे सवालों की जो बौछार है उनका सामना उनकी माता को करना पड़ेगा। जी, लगातार पिछले कई समय से कई तरह के सवालों के उनको सामना करना पड़ा है, जिसमें सबसे पहला सवाल उनको प्रॉपर्टी के लेकर के पूछा गया था कि अलग अलग जगह पर स्थित जो प्रॉपर्टीज हैं उनका हिसाब किताब मांगा गया था महबूबा मुफ्ती से। उसके बाद उनके चीफ मिनिस्टरियल टेन्योर में उनके जो रिलीफ फंड्स हैं, जो पैसे खर्चती हैं एज ए चीफ मिनिस्टर पोजीशन पर उन्होंने किया था, उसके बारे में सवाल किए गए थे। उसके बाद लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो अलग अलग लीडर्स हैं, आप उसमें युवा नेता वहीद पररा की भी बात करें, उन पर भी कई तरह के इल्जाम है, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम है, उन पर टेरर फंडिंग के इल्जाम है, तो उसको लेकर के उनसे भी कई तरह के सवाल किए गए थे। और इसी कड़ी में आज एक और सवाल जवाब का जो सिलसिला ही जुड़ चुका है, जिसमें गुलशन नसीर से सवाल किए जा रहे हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व जो रहे मुख्यमंत्री हैं या फिर आप उनको होम मिनिस्टर भी कहें, उनकी वाइफ भी है, उनसे भी सवाल जवाब आज यहाँ पे किए जा रहे हैं। और पिछले लंबे अरसे से कई तरह के जो सवाल पेंडिंग थे, जिन सवालों के जवाब शायद महबूबा मुफ्ती से नहीं मिले, वो गुलशन नसीर से लेने की कोशिश की जा रही है। जी अमजद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिल्कुल ये थे हमारे संवाददाता अमजद खान ग्राउंड जीरो से, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है। अब देखना ये होगा कि कितने और सवाल जो ईडी है वो महबूब मुफ्ती की माता जी से पूछती है और किस तरीके से सवालों के जवाब वो देते हैं। अब पूरी जानकारी जो है, जिस तरीके से सवालों की बौछार खत्म होगी तो उसके बाद ही पूरी इसकी जानकारी जो है वो हाथ लग पाएगी। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो साफ तौर पर राजौरी से निकल कर आ रही है। इसी बीच आपको बताते हैं कि जहां पर थनामंडी में पर्यटकों को बढ़ावा देने के दावे फिरस्सी हुए साबित। और आपको बता दें 1995 में करीब 45 लाख रुपए की लागत से बना गेस्ट हाउस खंडरों में हुआ है तब्दील। और पंगाई में शारदा शरीफ मार्ग पर बनाया गया था गेस्ट हाउस। तो साफ तौर पर जहां इतनी बड़ी लागत के साथ 1995 में ये लाखों की लागत के साथ बनाया गया था गेस्ट हाउस, लेकिन आज अगर आप उसकी तस्वीर देखते हैं तो एक खंडर के समान दिखता है। और थनामंडी में जहां ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो पर्यटन बाहर से आते हैं वह इसकी खूबसूरती को निहार सके, लेकिन आज कहीं ना कहीं इस गेस्ट हाउस की जो हालत है वह खंडर के समान हो चुकी है, क्योंकि 1995 में करीब 45 लाख रुपए की लागत लगाई गई थी, लेकिन आज अगर आप इसकी स्थिति देखते हैं और वहीं पे पंगाई में शारदा शरीफ मार्ग पर ये गेस्ट हाउस जो है वो साफ तौर पर बनाया गया था। पर्यटकों आज वहां पर ज्यादा से ज्यादा रुझान हो ताकि टूरिस्ट वहां पर आ सके और इसकी खूबसूरती को निहार सके, लेकिन तस्वीर जो है वो ऐसी हो चुकी है कि खंडर में तब्दील हो चुका है ये पूरा का पूरा गेस्ट हाउस। और आपको ये बता दें कि जहां पे पर्यटन जब भी जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं और जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वे कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे। थानामंडी में पर्यटकों के बढ़ावे को देने के लिए ये गेस्ट हाउस जो है वो बना दिया गया था, लेकिन जहां पे लाखों रुपए की लागत भी लगाई गई और इस गेस्ट हाउस को बना भी दिया गया। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं जहां पे शारदा शरीफ मार्ग पर ये गेस्ट हाउस बनाया गया था, लेकिन उस गेस्ट हाउस पे इतना पैसा लगाने के बाद भी, इतनी बड़ी लागत लगाने के बाद भी आज ये जो गेस्ट हाउस है ये पूर्ण रूप से एक खंडर में तब्दील हो चुका है। तो कई सारे सवाल भी ये खड़ा करता है। तो यही राजौरी से अब तक की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जहां पे बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, इतनी लागत भी लगाई जाती है, लेकिन आप भी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि क्या स्थिति इसकी हो चुकी है, जहां पे एक बड़ी रकम इस पर लगाई गई थी ताकि टूरिस्ट यहां पर आ सके, पर्यटन यहां पर आ सके और उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा जो है वो मिल सके। लेकिन जो तस्वीर जता रही है, क्या लगता है इससे कहीं ना कहीं टूरिस्ट यहां पर आना पसंद करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गेस्ट हाउस कम और एक खंडर की शक्ल जो है वो साफ तौर पर लेता हुआ दिख रहा है। आप देखिए किस तरीके से पूरी बिल्डिंग जो है वो डैमेज होती हुई नजर आ रही है। हम दूर दूर तक कोई ना कोई जो भी व्यक्ति इसे देखता होगा ये कहीं ना कहीं ये अनुमान भी नहीं लगा सकता कि क्या ये एक प्रकार का कोई गेस्ट हाउस बनाया गया था। तो गेस्ट हाउस की हालत जो है बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, जो एक खंडर में तब्दील हो चुका है। अब देखना ये होगा कि जिनकी देखरेख में ये बनाया गया था, क्योंकि बात करें हम 1995 की, तब
45 लाख रुपए की लागत के साथ ये बनाया गया था, लेकिन इसकी मेंटेनेंस का काम क्यों नहीं किया गया, ये बहुत सारे सवाल इस पे उठते हैं और सवाल निशानों में वो लोग आते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी लागत लगाई और आखिरकार इसका मेंटेनेंस का कार्य क्यों नहीं रखा। तो चलो ये इसकी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजौरी से जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं, तो जमशीद मलिक से ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो जी जमशीद, जहां तस्वीरें भी बता रही है कि जो ये गेस्ट हाउस है ये एक खंडर में तब्दील हो चुका है, इतनी लाखों की लागत लगाने के बाद भी आखिरकार इसकी मेंटेनेंस का कार्य क्यों नहीं किया गया, काफी सारे सवाल उठते हैं। तो 95-96 में ये गेस्ट हाउस बनाया गया था थाना मंडी शादरा शरीफ पंगाई रोड पर। इसलिए बनाया गया था क्योंकि थाना मंडी में हर लोग बड़ी तादाद में लोग पहुंचते थे वहाँ, या जो श्रद्धालु होते थे बड़ी तादाद में इनकी पहुंचते थे, मगर उसके बावजूद भी यहाँ ना बनाया गया। उस कारण बनाया गया था टूरिज्म की तरफ से उन सकते हैं। उस वक्त इस पे 40 से 45 लाख रुपया लगाया गया, मगर उसके बाद एक दिन भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया और आज पूरी तरह खंडात में तब्दील हो चुका। हालांकि कुछ टाइम यहाँ जरूर फोर्सेज ठहरी हैं, जब मिलिटेंसी का दौर था उस टाइम फोर्सेज यहाँ ठहरी, मगर उनके जाने के बाद ये टोटल खंडात में तब्दील हो गया। हालांकि हम महकमा के साथ हमारी इस हवाले से बात हुई तो महकमा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अनसेफ करार दी गई है, मगर बड़ा सवाल ये है कि जो बिल्डिंग एक दिन भी इस्तेमाल नहीं हुई उसको अनसेफ करार दिया गया, क्यों नहीं इसकी मेंटेनेंस की गई, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इसी रोड की अगर हम बात करें, थाना मंडी राजौरी रोड की अगर बात करें, इस पे इसी महकमा की तरफ से उस वक्त लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की लाइटें लगाई गई, वो लाइटें भी आज तक नहीं चल पाई और महकमा की तरफ से जो ये बिल्डिंग बनाई गई वो भी आज तक किसी के काम नहीं आई। ये जरूर बड़ा सवाल है। हालांकि महकमा ने इसको अनसेफ जरूर करार दिया, मगर ये बड़ा सवाल जरूर है कि ये इतना पैसा लगाने के बाद इसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं की गई। जी बिल्कुल जमशीद, क्योंकि देखिए जहां आप इतनी एक लागत लगाते हैं उसके बाद आप इसकी मेंटेनेंस की पूरी रूप से जो एक जिम्मेदारी है वो नहीं अपनाते, तो आखिरकार हम ये कहेंगे कि साफ तौर पर वो जो पैसा है वो पानी की तरह बहाया भी। और दूसरी तरफ इसका जहां ये बात करते हैं कि इसलिए बनाया गया था ताकि जो बाहर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वे रह सके, लेकिन जो तस्वीर इसकी दिख रही है इसका लाभ ना तो टूरिस्ट को हो पाया और जो पैसा भी आपने लगाया है वह साफ तौर पर डूबता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, ये पैसा डुबाया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे इस पैसे को डुबाया गया, बल्कि इसी पैसे को नहीं, इसके साथ जो लाइटिंग लगाई गई थी बाहर रोड पर लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब उनके पे भी खर्च किया गया, वो भी पैसा डूबता नजर आया, वो भी महकमा टूरिज्म की तरफ से लगाया गया। और ये बिल्डिंग भी महकमा टूरिज्म की तरफ से बनाई गई, जिसमें एक दिन भी जिसका इस्तेमाल लोगों ने नहीं किया, जो लोग यहाँ पहुंचते थे टूरिस्ट, उन्होंने एक दिन भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। और उस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि 1995-96 में इसमें 45 लाख रुपए के आसपास पैसा लगाया गया, जिसका फायदा 1 रुपया नहीं पहुंचा और आज इस बिल्डिंग को अनसेफ डिपार्टमेंट की तरफ से करार दिया गया। ये जरूर मामले जरूर ऐसे हैं जिनकी तहकीकात की जानी चाहिए, क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद वो अगर लोगों के काम नहीं आई या डिपार्टमेंट के काम नहीं आई तो इस पे इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि क्यों ये पैसा लगाया गया और क्या कारण थे कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं हो सका, ना लोगों को इसका फायदा पहुंच सका और करोड़ों रुपए की लागत टोटल इस रोड पर लगाई गई और उसका कोई फायदा ना डिपार्टमेंट को मिला ना लोगों को मिला। हालांकि महकमा टूरिज्म की तरफ से दावे जरूर बड़े बड़े यहाँ किए जाते हैं, मगर जमीनी सतह पर हालात इनके बिल्कुल अलग नजर आते हैं, जिसकी मिसाल हम यही दे देते हैं कि इसी रोड पर थाना मंडी शादरा शरीफ रोड पर पंगाई के साथ जो इन्होंने 45 लाख रुपए के करीब ये बिल्डिंग बनाई, ये किसी के काम नहीं आई। थाना मंडी से शादरा शरीफ तक इनकी तरफ से लाइटिंग की गई जो आज तक किसी के काम नहीं है। ये बड़े सवाल हैं कि आज तक लाइटिंग भी नहीं चल पाई। ये बड़े सवाल जरूर हैं कि इतना पैसा खर्च करने के बाद उनका फायदा किसी को नहीं मिल सका और फिर किस कारण ये पैसा खर्च किया गया था, इस पे इंक्वायरी करनी जरूरी है। जी जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने साफ तौर पर ये कहा कि बहुत सारे सवाल इसमें उठते हैं, तो बिल्कुल सवाल तो उठते हैं, अब ये देखना होगा कि जवाबदेही कौन देगा, क्योंकि जहां आपने इतना पैसा लगाया है आखिरकार उसे बहा भी दिया और किसी के काम भी वो पैसा साफ तौर पर नहीं आया है। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बात करते हैं खबर साफ तौर पर सांबा से निकल कर आ रही है, जहां पे अब प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी समस्याएं आ रही है। सांबा में उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण पर लोगों में रोष साफ तौर पर दिख रहा है और कई गैर सरकारी संस्थाओं ने भी खोला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। आपको बता दें कि सांबा के लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है प्रदूषण का असर और सैकड़ों माल मवेशी भी अब तक गंवा चुके हैं अपनी जान। तो आपको बता दें कि सांबा से ये साफ तौर पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण पर लोगों का रोष निकल कर आ रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि कई गैर सरकारी संस्था
युवाओं ने भी खोला प्रशासन के खिलाफ अपना मोर्चा और सांबा के लोगों ने ये भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रदूषण का उनकी सेहत पर बहुत ही बड़ा असर भी पड़ रहा है और सैकड़ों माल मवेशी भी अब अपनी जो जान है वो साफ तौर पर इस प्रदूषण की वजह से गंवा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि जहां पे ये उद्योगपति तमाम इस प्रदूषण को फैला रहे हैं और साफ तौर पर जनता भी परेशान होती हुई नजर आ रही है, माल मवेशी भी अपनी जानें जो है वो गंवा रहे हैं, तो आखिरकार कब इस पर अंकुश लग पाएगा। और जनता भी अब काफी परेशान हो चुकी है क्योंकि जब भी इस प्रकार से उद्योगों द्वारा ये प्रदूषण फैलाया जाता है इसमें अक्सर जो आम जनता है वो सफर करती है। जहां जानवरों की बात करते हैं वे भी अपनी जान जो है साफ तौर पर गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई सारे सवाल इस पर उठते हैं कि आखिरकार कब तक ये प्रदूषण जो है वह कंट्रोल में नहीं लाया जाएगा ताकि ये तमाम जानें जो है वह बचाई जा सके। तो इसकी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो जी ऋषि, जहां पे बात करते हैं कि उद्योगों द्वारा जो ये प्रदूषण फैलाया जा रहा है इससे आम जनता भी परेशान है और माल मवेशी भी जो अपनी जानें गंवा रहे हैं, आखिरकार क्यों नहीं अंकुश लग पा रहा इन पर? देखिए, ये अगर पोल्यूशन को लेकर बात करें तो ये पिछले कई सालों से एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है कि ये मुद्दा जो है वो सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि पोल्यूशन का स्तर लगातार सांबा में बढ़ता जा रहा है। चाहे बड़ी ब्राह्मणा की बात करें तो पर्टिकुलर सांबा की इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ वहां पर ऐसी है जिनका इतना ज्यादा है जो पर अंकुश कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा जी नजर आ रहा है। तो एक मुहिम चलाई गई थी सांबा के एक एनजीओ पीपल फोरम फॉर ह्यूमन वैल्यूज, उन्हीं को लेकर अगर बात करें तो इन्होंने भी एक जद्दोजहद की है कि एक जंग चली जाए, ड्रग्स के खिलाफ जंग चली जाए। लेकिन इस समय बातें पोल्यूशन को लेकर तो जानकारी इन्हीं से लगी क्योंकि ये लगातार प्रशासन भी लगातार ये संपर्क बनाए हुए और प्रशासन भी लगातार इनको आश्वासन दे रहा है कि पोल्यूशन के ऊपर जल्द कंट्रोल किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर बीमारियां बढ़ती जा रही है। यहाँ पर इंसेक्टिसाइड फैक्ट्रीज की ऐसी फैक्ट्री है जिनका इतना घात हुआ है कि खेत खलिहानों को भी वो बंजर करता है। यहाँ पर पूरी तरह से सांबा जिला में यहाँ पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। आपसे जानना चाहूंगा, लगातार आपकी तरफ से मुहिम चलाई गई है इस पोल्यूशन के खिलाफ, क्या कहना चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारी, कहाँ तक आपसे आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके? मैं ये कहूँगा, शायद आप भी जानते हैं पीपल फोरम फॉर ह्यूमन वैल्यूज लगातार अवेयरनेस के लिए, प्रदर्शन के लिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हो, चाहे वो बीसीएम के सामने हो, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सामने हो, करते चले आ रहे हैं। और कई जगह पे मुकदमे चल रहे हैं कि दिल्ली में किया है खासतौर पर सेंटर लेबर का जो म्युनिसिपल कमेटी सांबा है या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जेएनके है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको वहाँ उस ऑर्डर में जुर्माने भी पड़े हैं क्योंकि इन्होंने अपने जो ईटीपी नॉर्म की वायलेंस किया, जो इन्होंने ईटीपी वगैरह लगाने थे, चाहे म्यूनिसिपैलिटी वाले थे, चाहे वो सिस्को वाले थे, चाहे वो पोल्यूशन वाले, नहीं लगाए और 5 करोड़ का जुर्माना भी डाला गया है। ये बात हमने अभी के डीसीपी को मेमोरेंडम में भी कही है और कि वो आए गवर्नर साहब भी आए, उनके एडवाइजर भी आए, उनको भी ये मेमोरेंडम किया है। लेकिन इसका कोई मसला नहीं, आज तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जो लोग समझते हैं अगर ये इसका रिस्पॉन्स नहीं होगा तो कुदरती बात है पोल्यूशन फैले और जब फैलेगा तो लोग सड़कों पे आएंगे, जब सड़कों पर आएंगे तो दिक्कत हो। चलिए, आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है कितना घातक साबित हो रहा है ये प्रदूषण? क्योंकि कई लोग इसी चपेट में आ रहे हैं, लगातार स्किन डिजीज बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। किस तरह से यहाँ पर आपको लग रहा है कि काम करना चाहिए, प्रशासन उसके ऊपर बिल्कुल खत्म नहीं उतर सकता है? यहाँ पर 2 टाइप के दुकान और
वातावरण दिखाता है वो वातावरण बिल्कुल लेकिन सवाल ये है कि किस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो उसकी भी गाइडलाइंस की धज्जियां ये इनको डिपार्टमेंट के अधिकारी हो या फिर उसी के साथ साथ जो पुलिस कंट्रोल विभाग के अधिकारी है वो धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल खुद हो रहा ही नहीं है, बिल्कुल हम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके लिए हमने की बात उसके नोटिस की बात और पहले उनके एडवाइजर को दिखाया लेकिन विभिन्न स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। यानी ये लगातार घाते की साबित होगा आने वाले लोग जो है वो जी ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इन तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए स्पष्ट होता है कि जनता भी वहां पे काफी परेशान है इस प्रदूषण की समस्या को लेकर और बहुत जरूरी है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक कदम जो है वो उठाए जाए ताकि जनता को जो है एक राहत भरी सांस भी मिल सके और जो माल मवेशी अपनी जान गंवा रहे हैं और इस प्रदूषण के चलते हुए काफी बीमारियां जो है वो भी उत्पन्न होती हैं। मचेल यात्रा की वार्षिक पवित्र छड़ी आज जम्मू से पाडर मचेल चंडी माता के दरबार के लिए रवाना हुई और कोविड और बीते दिनों बादल फटने के कारण हुए नुकसान को देखते हुए प्रशासन ने हालांकि चंडी माता की सालाना पवित्र यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन पवित्र वार्षिक छड़ी यात्रा को कुछ नियमों के साथ विशेष छूट दी गई है, जिसमें 10 से 15 भक्तों को छड़ी के साथ अनुमति दी गई है और छड़ी के साथ ना तो कोई बच्चा जाएगा और ना ही किसी महिला श्रद्धालु को जाने की इजाजत दी गई है। वहीं 22 अगस्त को यात्रा चंडी माता के दरबार में पहुंचेगी और 24 को वहां से मुबारक छड़ी की वापसी होगी। जैसा कि गवर्नमेंट ने जो एनुअल यात्रा है वो तो बंद कर दी है, लेकिन ये मुबारक छड़ी के लिए हमें ये कहा गया है कि आप मैक्सिमम 10-15 आदमी को लाओ और लेडीज नहीं आनी चाहिए क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है। रास्ता उन्होंने अभी बनाया है, पैदल चलने का रास्ता बनाया है जिसमें सिर्फ लोडिंग म्यूल जा सकती हैं, लेकिन घोड़े पर कोई सवार आदमी जाने का रास्ता अभी तक नहीं बना है। इसलिए हम जो सालाना जो हमारी मुबारक छड़ी है जम्मू से आज हम उसको 7:30 बजे के करीब हम चलेंगे यहाँ से और रात को गल्हार में रहने का प्रबंध किया गया है। 19 तारीख को पंडित कृष्णलाल के मंदिर में रहेगी, 20 को यात्री भवन गुलाबगढ़ में विराम करेंगे सारे लोग और 21 को चुशौती पहुँचेंगे पैदल चलकर। मसू तक तो व्हीकल जाएगा, कोई ना कोई गाड़ी जाएगी, उसके बाद उनको पैदल जाना और रात को चुशौती में रहना और 22 तारीख 4 बजे से पहले हमने यात्री माता के मंदिर मचेल में पहुंचना है और 24 तारीख हमने वापस आ जाना है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के करीब आते ही जम्मू में पड़ोसी राज्य से पतंगबाजी के लिए डोर लगाने वाले कारीगर भी जम्मू पहुंचना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हर बार अपने डोर के कारोबार को लेकर इन कारीगरों के चेहरों पर मायूसी छाई होती है। इन लोगों के मुताबिक पहले इस त्योहार पर जम्मू में अमृतसर के करीब 500 करीब आते हैं, वहीं पर काम खत्म होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं करीब 5 ही कारीगर इस बार आए हैं और उनके पास भी काम नहीं है। इन लोगों के मुताबिक उनके काम की कमर चाइनीज डोर ने तोड़कर रख दी है। सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी गट्टू चोरी छिपे बाजारों में बिक रहा है और लोग उसे खरीद भी रहे हैं, जिससे उनका ये कारोबार खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। हर साल आईदा है तो वैसे गट्टू का ही और चल रहा है हले भी, तो देख लो गाहक तुहाडे सामने है कोई नहीं गा, तो चलो माड़ा मोटा जे दिन दिहाड़ से होएगा टाइम पास हो जाएगा। बाकी 20-25-30 साल हो गए आंदे हैं, 500 बंदा आंदा ही डोर बनाने वाला अमृतसर का, तो जिन्ना च सिर्फ 5 बंदे आ गए ने, बस कोई अड्डा शहर का नहीं लगा है, तो काम ही नहीं गा तो बंदा की करेगा आन के। जेड़ी गल है काम हो गट्टू ही बिकता, सीधी गल है जी, गट्टू चोरी छिपी बिकता, तो धागे वाली डोर नूं कोई पसंद नहीं करता। जी गल है महाराज फिर भी लोग वेची तुरी जा रहे हैं चोरी छिपी,
दुकानदार कई तरह के लोग बेचने वाले कोई पता नहीं लगता जी। पर इत्थों महसूस होता सानू का मतलब कहने का गट्टू तो ज़्यादा बिकता और हमारी डोर 10 पैसे बिकती है। सरकार ने तो वाकई अपनी जगह बयान किया है, पर लोग दुनिया नहीं मुड़ती महाराज। हुण जेड़ा बच्चा कोई डोर लैन आंदा वो अपने डैडी नूं कहंदा मुझे गट्टू चाहिए, गट्टू हम कहाँ से दें। जापान के टोक्यो में जारी पैरा ओलंपिक्स में 50 मीटर की तिरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गए कटरा के एक छोटे से गांव नदाली निवासी राकेश कुमार का परिवार को अपने बेटे के गले में सोने का तमगा देखने की आस लगाए बैठा है। राकेश के माता पिता के अलावा उनके रिश्तेदारों और यहां तक कि कटरा के हर निवासी के दिल से उनके लिए दुआएं निकल रही हैं और हर कोई मां वैष्णो देवी से उनके सफल होने की मन्नतें मांग रहा है। बेटे के मेडलों तथा ट्रॉफियों को निहारते हुए राकेश कुमार के पिता प्रीतम चंद ने कहा कि मां वैष्णो देवी की असीम कृपा है कि उनके बेटे का वर्ष 2019 में दूसरा जन्म हुआ था। राकेश का जम्मू से घर वापस आते समय नगरोटा में एक्सीडेंट हो गया था। मां वैष्णो देवी ने न केवल उनके बेटे को दूसरा जन्म दिया है बल्कि उसे वह मुकाम हासिल करवा दिया है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। राकेश को ये मुकाम दिलाने के लिए श्री मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का भी अहम योगदान रहा है। श्राइन बोर्ड ने राकेश को न केवल तीरंदाजी में दक्ष बनाया बल्कि उसकी वित्तीय सहायता भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑनलाइन संवाद में भी राकेश भाग ले चुके हैं। अपना काम लगा करना काम करता जम्मू गया काम करना उतों आवा जी एक्सीडेंट होया एक्सीडेंट होया 5 सवारियां आन सवार मरियां वो जम्मू नीता फिर अमृतसर नीता फिर मारे बड़ा खर्चा होया 5 लाख रुपया में उस वेले लोगों को भिख मंगी लाया। इस वेले मारे भी श्राइन बोर्ड मैरिज दी ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਉਹ ਇਆਂ ਭਾਈ ਇਆਂ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿਆਂ ਉਹਲੇ ਬੜਾ ਉਹ ਆਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਆਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਗਿਆ ਇਆਂ ਸੁਣਾਣਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਆਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਆਂ ਭਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਆਂ ਬੜਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨਾ ਖੰਡਰ ਕੱਟਣਾ ਪੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਖਣੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਘਰ ਉੜੇ ਨਾਲੀ भाई सब लगाई आवे साड़ा भी ना अपना भी है साड़ा भी है भाई माता रानी गया हूँ बाकी सारे दी दुआई भैने भरा दी सारे बनाई। चलिए अब समय हो चुका है अलविदा लेने का। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।